6 चरण का मतदान हो चुका है और इस 6 चरण के मतदान में एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। तो साथियों, जब ये बात है कि 4 जून के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जब ये बात है कि 4 जून के बाद पुनः केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम लोगों की जवाबदेही बढ़ जाती है कि यहाँ से बक्सर लोकसभा से हम एक ऐसे प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजे जो भारत की संसद में जाने के बाद प्रधानमंत्री जी के ठीक बगल में बैठकर हम लोगों की समस्या का समाधान कर सके, हम लोगों के लिए कार्य कर सके। ऐसे में हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के पास एक पढ़े लिखे जानकार अनुभवी प्रत्याशी है, एक ऐसे प्रत्याशी जिनके पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मानते हैं और आज जिनके लिए हम संजय जायसवाल जी, ऋतुराज जी, हुलास पांडे जी, हम तमाम लोग आज जिनके लिए आपसे आग्रह करने आए हैं, यह आग्रह है कि आने वाले दिनों में यहाँ से अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनकर भेजिए जो दिन रात आपके लिए कार्य करे, जो आपकी समस्या के समाधान को लेकर तत्परता दिखाए। और ये हम लोग के लिए खुशी और गर्व की बात है कि मिथिलेश तिवारी जी के रूप में हम लोगों के पास एक ऐसे पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति। मिथिलेश जी का एक और परिचय आप लोगों को देना जरूरी है। हमारे भाई ही नहीं बल्कि जब पहली बार हम भारत की संसद में पहुंचने का काम किए थे, हम बात करें 2014 में जब हम जमुई लोकसभा से जब हम चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त हमको जमुई से चुनाव जिताकर भारत की संसद में भेजने वाले व्यक्ति मिथिलेश तिवारी जी। तो ऐसे में मेरे एक साथी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जिन्होंने आपके भाई, आपके बेटा चिराग पासवान को जमुई से जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम किया, अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उससे ज्यादा मतों से मिथिलेश तिवारी जी को जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम। साथियों, जब ये जीत कर जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना देश के हित के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत कौन से पायदान पर है अर्थव्यवस्था के मामले में। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ये प्रधानमंत्री जी की वजह से। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। बिहार जैसे राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। इसी का परिणाम है क्या देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ मेरे प्रधान तो भारत का हर राज्य विकसित होगा, बिहार विकसित होगा, हम लोग की बक्सर लोकसभा विकसित होगी, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव को विकसित करने की सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम करें, जिसकी नींव में इन्होंने कार्य करने शुरू किए। सोचिए, दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री गाँव में बैठी एक महिला के लिए शौचालय बनवा, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री चौड़ा चौका
झुक रही महिला के स्वास्थ्य की चिंता कर कर उनके लिए उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचवाने का काम करता है। आज से पहले हम लोग के घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग अपनी जमीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने गरीबों के यहाँ बीमारी की चिंता की। आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रबंध कराने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने देश की ने दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है कि आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच मेरे प्रधानमंत्री जी की है। साथियों, जहां हमारे प्रधानमंत्री ने सरहद से सीमाओं को सुरक्षित रखा, अंतरिक्ष के माध्यम से देश में विकास के कार्यों को गति दी, हम लोगों की आस्था को सम्मान दिया। आज से 500 साल पहले तक 500 साल से लगातार जैसे हम लोग टेंट के नीचे हैं, ऐसे ही रामलला टेंट के नीचे 500 साल तक धूप गर्मी धूल मिट्टी बरसात तूफान बारिश में टेंट के नीचे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने रामलला के लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर प्रभु श्री राम के साथ प्रतिष्ठा करवाने का, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, आस्था को सम्मान दिया, महिलाओं की चिंता की, किसान मजदूरों की चिंता की। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का भी गठबंधन है। कांग्रेस राजद इनके घटक के नेता कौन है? ये जमीन हथियाने का काम किया था और आज एक विधिवत तरीके से हम लोगों की जमीन लूटने का कानून ये महागठबंधन के लोग बना रहे। विरासत पर कर इनहेरिटेंस टैक्स का कानून लाने की सोच कांग्रेस और राजद के नेता रखते हैं। अगर ये कानून आ गया तो आप लोगों की जितनी जमीन है, गरीब किसान की, गरीब मजदूर की जो भी जमीन है, या चाची आप लोगों का जितना गहना उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस राजद ये लोग अपने खाते में ले जाएगा, अपनी संपत्ति में ले जाएगा। इस सोच के साथ राजद और कांग्रेस के नेता आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और ये सोच हम लोगों तक ना पहुंचे तो झूठ बोलने का काम करते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? बोलेंगे संविधान खतरे में है, बोलेंगे आरक्षण खतरे में है, कहते हैं तंत्र क्या हुई लोगों ने सन 75 में आपार लगाकर सभी मामलों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने। साथियों, आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है न आरक्षण को कोई खतरा है, पर हाँ खतरा है तो इन महागठबंधन के लोगों से हम लोगों की गरीब कल्याण की योजनाओं को खतरा। यहाँ पर बताइए कितने लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है? बताइए किसको मिलता है?